अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। मोदी जी गए फंस और ये इंडियन आर्मी का IAS या कोई है जो रिटायर हो चुका है और उस रिटायरमेंट के बाद अब वो मोदी हुकूमत बीजेपी के खिलाफ आ चुका है और बता रहा है कि कैसे प्रोटेस्ट आवाम करती है और फिर हुकूमत के लोग उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट लोग खड़े करते हैं और फिर उनको आपस में लड़वा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीक्रेट आज आपके सामने आ चुके हैं जो कि गलत बात है इनको रिवील करना भी, लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ तो साफ ज़रे इसको करना लाजमी है। हम इसको सुनते हैं, सुनने के बाद होना क्या चाहिए मोदी की हुकूमत के फ़ायदे में, कांग्रेस के फ़ायदे में, अवाम के फ़ायदे में, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। तो सरकार जब डिसाइड करेगा कि देश हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं है, तो सरकार का आलोचना ही देश की आलोचना हो जाती है। फिर सरकार के विरोध करना ही देश की विरोध करना हो जाता है और एक कानून का या फिर एक पॉलिसी का भी विरोध करना जो है देशद्रोह बन जाते हैं। तो उस वक्त ये मुझे लगा था कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाए गए थे काफी लंबे टाइम तक, ना लोगों को बोलने दे रहे थे, ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट थे, ना कई सारे लोगों को, एक सीएम जो चाहे MP थे, सबको अंदर कर दिए गए थे और ऐसे लगा कि कोई बोल नहीं रहा। जैसे हमारे वक्ताओं ने भी कहा, मुझे लगा बोलना चाहिए। ठीक है, IAS एक नौकरी है, कर रहे थे, पर इसमें रहते हुए बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कंडक्ट रूल्स है। तो ये इसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अपनी बात रखता हूं। बात है कि 6 साल हो गया, मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूरी नहीं हुआ है। वो ऐसे के वैसे ही रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी जो भी बोलूं वो भी ऐसे ही होगा कि मैं सर्विस में रहते हुए बोल रहा हूं, इसलिए सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। पर बोलना जरूरी समझा और उसी दौर लोगों से मिलने लग गए। करीबन 2019 अगस्त की बात है, जब अगस्त एंड की बात है, जब चेन्नई में एक टॉक में गया और ऐसे ही मैं कह रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो भी निर्णय लेना है, सरकार का जो भी निर्णय लेने का अधिकार वो तो है, पर उसके प्रक्रिया, उसके अपना रिएक्शन देने का जो राइट है, हक है, वो जनता का रहता है। उसको आप छीन नहीं सकते। आप इंजेक्शन भी दे दो, फिर रोने का हक भी छीन दो, ये सही नहीं है। तो ये मैं बोल रहा था, तो एक लड़की थी चेन्नई में स्पीच में, तो उसने ऐसे उठ के बहुत इमोशनली बोला है कि ये सब फालतू की फ्रीडम ऑफ राइट, ये सब जो आप कह रहे हो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर अगर मैं नागरिक ही नहीं रहूंगी तो ये कौन सी राइट की बात कर रहे हैं आप। तभी मेरा जो एक्सपोजर था CA NRC को लेकर वो हुआ। शी वॉज फ्रॉम बंगाल। तो तभी मैं महाराष्ट्र आया वापस, एंड शी वॉज ए हिंदू, शी इज ए हिंदू। सो महाराष्ट्र आया और कहीं किसी से बात करने लग गया, तो 2 मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया और उनसे यही मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है उधर और शी इज वेरी स्केर्ड, उसको डर लग रहा है बहुत। तो इन्होंने इमीडिएटली मुझे अभी भी याद है, एकदम सफेद दाढ़ी, एकदम आंखों से ना आंसू निकलने लगे, वो दाढ़ी में ऐसे, और बोला कि कनन तुम्हें आइडिया नहीं है हम लोग क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मुंबई में हो रहा है। तब मुझे लगा इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो उसने एक बात कही मुझे कि मेरा जो दादा है वो शायद सुभाष चंद्र बोस के साथ INA में लड़ाई किए थे, तो उनका कुछ सर्टिफिकेट होगा, वो अगर मिल जाए तो हम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं भी बिल्कुल जोश में उसको कहा कि अगर वो मिल भी जाए ना तो तुम जला देना उसको, क्योंकि तुम्हारे पास तो है, बाकी लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे अपने नागरिकता प्रूव करने के लिए। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, तो बोला कि कन्नन तुम सारे कागज जला सकते हो, फिर भी तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा। मैं सारे कागज इकट्ठा करूं तो भी मेरे ऊपर आ सकता है, तो तुम मुझे लेक्चर मत दो, ये फालतू के लेक्चर मुझे मत दो। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे वो डर ही नहीं है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
मुझे वो डर है ही नहीं अंदर, क्योंकि एक प्रिविलेज है। वो प्रिविलेज का एहसास हुआ, तब मुझे लगा कि अब नौकरी तो रही नहीं इस्तीफा देने के लिए दोबारा, तो ट्रैवल करना चाहिए। वो उस दौरान उमर से कई बार मिला, मैं पर्सनली तो वैसे दोस्त की तरह तो कभी मिले नहीं, पर कई मंच शेयर किया, एंड बहुत ऑनेस्टली बहुत इंप्रेस्ड हूं जो उनके थॉट प्रोसेस है। तो सबसे देखा जाए क्यों ये केस ऐसा है और नाम ऐसे क्यों है, देश में दो तरीके का, मेरा अंडरस्टैंडिंग से दो तरीके का नेगोशिएशन चल रहा है। एक जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं हो सकता, एक ऊपर नीचे का व्यवहार होना चाहिए। उसका नेगोशिएशन कंटिन्यू है, जारी है। उसी के साथ साथ एक और नेगोशिएशन हो रहा है, वो है स्टेट और सिटीजन के बीच, स्टेट और नागरिक के बीच। जो सत्ता या जो पावर स्टेट से धीरे धीरे नागरिक के तौर आ रहा था, सवाल पूछने का, खड़ा होने का, 100 लोग नहीं चाहिए सरकार से सवाल पूछने के लिए, एक आदमी भी सवाल पूछ सकता है, वो जो डायरेक्शन में हम जा रहे थे वहां से हट के नहीं, अभी जो है स्टेट पावरफुल रहेगा, तुम चुप रहोगे और सवाल पूछोगे तो अंदर डाला जाएगा। ये बहुत एक सिंपल, दोनों नेगोशिएशन चल रहा है, और ये केस मैं समझता हूं कि ये दोनों नेगोशिएशन का इंटरसेप्शन है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के रिलेशनशिप और स्टेट और सिटीजन, जो स्टेट बता रहे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारे, उसकी। अभी थोड़े वक्त पहले हम सुने, कह रहे थे कि मैं किसी के ऊपर आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर शौक लगा कि कौन से बेंच पे होगा, उसके बेसिस पे बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एंटिसिपेट करना पड़ रहा है लोगों को। तो कल क्या मतलब, घर से झगड़ा करके आए तो बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी सोचना पड़ेगा। मैच हार के आया या स्टॉक मार्केट गिर गया तो आज मेल नहीं मिलेगा। उनकी मूड थोड़ी ना है, जस्टिस जजेस की चैरिटी नहीं है, तनख्वाह देके बिठाया गया है, वो कोई चैरिटी सर्विस नहीं दे रहे जनता को। स्टेट की एक्सेसेस को रोकने का प्राइमरी काम है जुडिशरी का, इंडिविजुअल को स्टेट के एक्सेसेस से बचाने का ये काम है, ये उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है, एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर है, शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने। वो अहमदाबाद एसओजी में है, पता नहीं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में है या कुछ है, पता नहीं क्या है, मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया। ऑफ कोर्स तो भगवान ही बन गए, तो वो है। और दूसरा एफआईआर है, मुझे बोला कि वापस आओ सर्विस में, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो भी काम है नागरिक के तौर पर करूंगा, अभी मैं वापस नहीं आ सकता। तो वापस ना ज्वाइन करने के लिए भी एक एफआईआर है। मैं पूछ रहा था क्या पकड़ के कलेक्टर पे कुर्सी पे बिठाओगे क्या, कि क्या करने वाले हो, मतलब इरादा क्या है इसका। पर मुझे यह बात था कि मैं जुडिशरी नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं जाऊंगा। वो दैट इज माई कमेंटरी ऑन द जुडिशियल सिस्टम। मैं अपने केस में सोचा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इस्तीफा नहीं हुआ 6 साल से, मैं नहीं गया कोर्ट, मैं नहीं गया कैट। वो एक सेइंग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, वो ये कि पुलिस का थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, जस्टिस की लेक्चर से लगता है। मैं जुडिशरी में जाके अपना केस लड़के उनके मुंह से लेक्चर नहीं सुनना चाहता कि आपको सर्विस में रहना चाहता था कि नहीं, आपको देश की सेवा करने का मौका था, आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसे कर सकते थे, आप वैसे कर सकते थे। भाई अपना काम कर। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए क्या भला है यह सोचना जुडिशरी का काम नहीं है। मेरा हक क्या है उसको इंश्योर करना उसका काम है। ये समझना तुम लोगों के लिए ये सही होगा या गलत होगा, ये सब सोचना नहीं है। जुडिशरी के फंड भी जो है ना,
वो पार्लियामेंट की वोटिंग से नहीं आता, उनको चार्ज वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव से अलग होकर स्टेट पब्लिक के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ग्रांट किया बेल, घर से लेके आया था 4 बेल, 2 दे दिया। काम है आपका देना, ये राइट है जो है उनको मिलना। लॉयर्स अपनी बात रखने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बोल दिया और उस बात पे उनका जो जस्टिस है वो मूड पे डिपेंड होगा। तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड कमेंट्री ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम। और सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना जो है ना, वो जुडिशरी का सिर्फ काम नहीं है, उससे बहुत पहले आते हैं। अगर डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो एस्टैब्लिश करता है, जो करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती, क्योंकि बाद में आप कोर्ट जाते। आज आपको मान लो उठा लिया, तो आज तो आपका जो है, आपके ऊपर तो जो भी आपकी उल्लंघन हो आपके राइट्स के, वो तो हो गए। बाद में आप रेमेडी के लिए जाते हैं कोर्ट में। तो डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो इंश्योर करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो पुलिस का काम है। और वहां हम देख चुके हैं, मुझे याद है कि मेरा ही पीएसए करके होता था, है ना, पासा पीएसए, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो केसेस होते थे, कि कोई कुछ दंगा कर सकता है। माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसा है। माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखें? नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, वो पासा पीएसए वैसे ही है। हम लोग सोचते हैं ये कल कुछ क्राइम कर सकता है, इसलिए 6 महीने पकड़ के अंदर डाल दो। मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक। और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, एक बोर्ड है उधर जा सकता है। फिर उस मतलब कहां से आता है ये आइडिया कि अच्छा इसका शक्ल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको गुंडा एक्ट में, पीएसए में, ना एनएसए में, ना पासा में, कुछ भी अंदर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सम स्टेट्स अप टू 2 years, 2 साल तक कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे पास ये पावर था, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों है। मेरे ही लोग, मेरे देश के लोग को रैंडमली पकड़ के अंदर डालने का पावर क्यों मेरे पास होना चाहिए? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमारी जनता है। आप सरकार से सवाल पूछे ना पूछे, सहमत हो ना सहमत हो, जनता हमारी है, इस देश की है। और उनके ऊपर रैंडम डिस्क्रिशनरी पावर्स, मतलब देशद्रोह, सेडिशन की बात करते हैं। देश प्रेमी कौन होता है? जिनको लगता है कि सरकार सही कर रहा है सब कुछ और सरकार के साथ दे रहे हैं, सच में लगता है कि सरकार सही कर रहा है देश के हित में, और इसलिए वो सरकार के साथ दे रहे हैं, वो देश प्रेमी है, क्योंकि उनको दिल से लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो सही है। जिनको लगता है कि सरकार जो कर रहा है वो देश के हित में नहीं है और इसलिए वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ गवा के, वो भी देश प्रेमी है। क्योंकि वो अपना पर्सनल लॉस है उसका, जो जेल में है, उसके बावजूद वो सरकार से लड़ने का वो रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी जो सरकार कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है और उसके लिए सवाल उठाना जरूरी है। तो देश प्रेमी वो है। जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे हो उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोही है। जिनको वो पता है कि ये गलत है, ये गाड़ी काई में गिरने वाला है, पर जाने दो, चुप रहना हमारे लिए बेटर है। चाहे वो ग्रीड से हो, चाहे फियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके कारण जो चुप है ना, मैं उनको कई बार देशद्रोही मानता हूं। सेडिशन सब पे लगना चाहिए जो साइलेंट है। जो भी चुप, आपका कुछ तो राय होगा कि सही है कि गलत है। गलत है तो बोलो भाई गलत है, सही है तो बोलो सही है। मेरा दुकान बंद हो जाएगा बोल के चुप मत रहो, तो इसका मतलब तुम अपने दुकान को देश से ऊपर रख दिया ना। तो ये तो नहीं हो सकता देश प्रेम। तो कितने बड़े देश। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें ISI तो इसका जो ये बंदा रिटायरमेंट लेने के बाद जो बात कर रहा है कि किस तरह फौज हमारे सामने रुकावटें डालकर
जो है अपने मकासद को पूरा करती है। बीजेपी अक्सर फौजी ऑपरेशन पर सियासी असर डालती है ताकि फौज की असल रिपोर्ट दब जाए, और सिर्फ इनका बयानिया सामने है। फौज की असल रिपोर्ट को दबा देना, सरहदी झड़पों को फौजी हकीकत की बजाय इंतखाबी मुहिम के प्रोपेगंडे के तौर पर इस्तेमाल करना। ये देखें, अब सरहदी झड़पें शुरू करा दी और उसमें ऐलान कर दिया कि जीत गए हैं और वोट हासिल कर लिए। फौज को असल बजट देने की बजाय रुकावट डाली जाए ताकि बीजेपी के इंतखाबी प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा पैसा लगे। ये भी है मसला। इसमें क्या होगा, सियासतदानों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। जब सियासतदानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सियासतदान जो है मोटे हो जाएंगे और फिर खुल के जो है ना वो काम करेंगे। आगे देखते हैं, दिफाई साजो सामान की खरीद फरोख्त में बीजेपी अपने करीबी बिजनेसमैनों को फ़ायदा देती है। फौज की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करती है। अडानी और अंबानी दोनों मशहूर हैं कि इनको दिया जाता है। फौजी शहदा के ख़ानदानों को बर वक्त मदद न देकर इनकी तकालीफ को नज़रअंदाज किया जाता है ताकि हुकूमत पर बोझ ना पड़े। और फौज की खुफिया रिपोर्ट को सियासत के मुताबिक तब्दील या छुपाया जाता है ताकि अवाम को सिर्फ ही बीजेपी का मौक़िफ़ मालूम हो। अच्छा, फौजी जवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस स्कीमों में कटौती करके फंड दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में सुस्ती करके फ़ौज को मुश्किलात में रखा जाता है ताकि सियासी दबाव में रहें। फौजी कमांडर्स को मीडिया पर बोलने से रोका जाता है ताकि बीजेपी का बयानिया गालिब रहे। जैसे इन्होंने बात की, सारी की सारी खुल के इन्होंने बात की, वही बातें आ रही हैं। फौज को पेंशन के मामले में रैंक 1 पेंशन के वादों पर टरखाया जाता है ताकि माली बोझ कम हो जाए। मसाइल है यार, हुकूमतों के लिए मसाइल है, करप्शन की वजह से मसाइल है। वाकई सियासतदानों के करप्शन की वजह से हुकूमतों के मसाइल हैं। अवाम के साथ बहुत बहुत धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। फौजी तनकीद को गद्दारी करार देकर जबान बंद की जाती है ताकि बीजेपी के खिलाफ सच सामने ना आए। ये बात सच्ची है। दिफाई पॉलिसी को बीजेपी के हिंदू कौम परस्त एजेंडे के मुताबिक मोड़ दिया जाता है। फौज की राय को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फौज के अंदरूनी मसाइल जैसे रिहाइश और सहूलियात को नज़रअंदाज करके महज बड़े प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी जाती है। कश्मीर और शिमाल मशरक में फौज को सियासी पॉलिसी के तहत उलझाया जाता है ताकि बीजेपी अपनी सख्त गिर शबीह बना सके। बॉर्डर पर होने वाली असल हलाकतों को छुपाया जाता है ताकि अवामी गुस्सा बीजेपी पर ना पड़े। फौजी रिटायर्ड अफसरान की तनकीद को मीडिया पर जगह ना देकर बीजेपी सिर्फ अपनी मर्जी का बयानिया फैलाती है। ये मीडिया बहुत 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 गंदी चीज़ है जो अवाम उन्नास के खिलाफ चल रही है। इसके अलावा दरमियान की बात क्या है, देखें, दरमियान की बात यह है कि फ़ौज के सरबराहान, बीजेपी के सरबराहान और कांग्रेस के सरबराहान एक टेबल पे आ जाए, अवाम के फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर दें। अवाम को जब फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, अवाम को सहूलियात मिलेंगी, बिजली, गैस, पानी, रिहाइश, सड़कें, टेलीफोन, इंटरनेट, 10-12 ज़रूरियात हर इंसान की वो मिलेंगी, तो वो पैसा कमाएंगे और वापस हुकूमत के पास आएगा। ये चीज़ इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये एक इस्लामिक पॉइंट है जो मैंने आपको बयान कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला की ज़ात अल कुरान पाक में, अहदीस मुबारक में, या हज़रात सहाबा किराम के जो नबी अलैहि सलाम के सहाबा थे, उनकी कारकर्दगियों का जो नतीजा और निचोड़ है वो यही है, आवाम की सहूलत तुम्हारी सहूलत। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।